डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि ये हमारा सी यू ई टी बी एड साइंस सी यू क्यू पी 06 पर सेशन है, जिसका एग्ज़ाम शेड्यूल वगैरह ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। एग्ज़ाम का डेट जैसा कि आपको पता है मार्च के मंथ में है। एंड जो भी डेट वगैरह का एग्जैक्ट डिटेल है, सी यू क्यू पी 03 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई सा भी सी यू ई टी का पेपर कोड का फॉर्म आपने फिल कर रखा है, उन सब का एग्जैक्ट जो भी कुछ डेट वगैरह है वो डेली बाइट्स के यूट्यूब पर ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड है। डू रेफर दैट लेक्चर अगर किसी को भी अपने एग्जाम डेट वगैरह में कुछ डाउट है तो। देखिए क्लास, बी एड साइंस के प्रिपरेशन पर आने से पहले जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता है तो कहीं ना तो कहीं एक कैंडिडेट के माइंड में बहुत सारे एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन से चीज़ें आती हैं, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम के आप करीब बढ़ोगे तो कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो साइंस का तो है लेकिन हो सकता है कि वो बायो बैकग्राउंड का नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि उसका बैकग्राउंड जो है फिजिक्स का हो, उसका बैकग्राउंड जो है जूलॉजी का ना हो, उसका बैकग्राउंड बॉटनी का ना हो, उसका बैकग्राउंड केमिस्ट्री का ना हो। तो जब आप सी यू क्यू पी 06 का पेपर देखोगे तो मेजरली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको साइंस में क्रोनोलॉजिकली अगर हम लोग चलें तो सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो का ही देखने के लिए मिलता है, उसके बाद केमिस्ट्री का, उसके बाद फिजिक्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। एंड फिर कुछ जैसे सी यू टी के पेपर में कुछ अलग अलग सेक्शन रहते हैं जहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको होम साइंस देखने के लिए होम साइंस का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। एंड हाँ, आपके सी यू क्यू पी 06 में कंप्यूटर का भी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। कंप्यूटर के भी ठीक ठाक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, उसका भी एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। तो आपका जो भी सी यू क्यू पी 06 का सिलेबस है, पी वाई क्यू वगैरह है, उस पर अभी हम आएंगे। कोई भी ऐसा बच्चा है जो इस सेशन को फ्यूचर में यूट्यूब पर देख रहा है और उसको ये है कि सी यू क्यू पी 06 का प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह कहाँ से मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा पीडीएफ फॉर्म में जो डेली बाइट्स का व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। उन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है पीडीएफ के फॉर्म में। टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डेली बाइट्स के ऐप में आपको मिल जाएगा। एंड हाँ, बहुत जल्द उसको रिमझिम मैम जो डेली बाइट्स की साइंस की फैकल्टी है, उन्होंने डेली बाइट्स के यूट्यूब पर उसको पूरा सॉल्व भी करा दिया है। विद इन 2 to 3 डेज वो आपको पूरा जो प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह है वो सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी सॉल्व मिल जाएगा। बस हमारी आपसे इतनी ही दरकार है कि भाई पढ़ लेना यार, ठीक है, मतलब बस देख लेना पेपर, एक बार तसल्ली से देख लेना। तो पेपर में आप देखोगे टोटल आपको 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये हो सकता है कि कुछ ऐसा कैंडिडेट हो सकता है जो फिजिक्स बैकग्राउंड का हो, जहाँ से मैं बात शुरू किया था कि कुछ ऐसा कैंडिडेट हो सकता है जो फिजिक्स बैकग्राउंड के हो, तो उनको लगेगा यार अगले सेक्शन में क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। कोई हो सकता है भाई जो एकदम कोर बॉटनी जूलॉजी वाला बच्चा हो, उसको फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल देखते ही जो है मतलब जो है पैर के नीचे ज़मीन खिसकने लगे। कुछ ऐसे साइंस वाले भी हैं जिनको कंप्यूटर का भी ABCD कुछ नहीं पता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखो सी यू टी का जो पेपर है ना, सी यू क्यू पी 06 में बी एड साइंस में तो फिर भी थोड़ा बैलेंस्ड आता है। बाकी के जो तमाम और पेपर कोड्स है ना, वहाँ पेपर बहुत ही अनबैलेंस्ड है। कहने का मतलब है, लेट से अगर आप सी यू क्यू पी 06 का ही पेपर दे रहे हो तो कुछ ऐसा सेट कन्वेंशन नहीं है कि ये लोग बायो से आपसे 20 क्वेश्चन पूछेंगे और केमिस्ट्री से 10 पूछेंगे या फिजिक्स से 5 पूछेंगे। कोई भी सेट कन्वेंशन नहीं है। हो सकता है बायो से आपको केवल 5 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिले, 25 भी देखने के लिए हो सकता है। हो सकता है केमिस्ट्री से आपको केवल 5 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिले, 20 भी हो सकता है। हो सकता है फिजिक्स से आपको केवल 10 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिले, 15 भी हो सकता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई सेट कन्वेंशन नहीं है, लेकिन एक नॉर्म्स के तौर पर हम मान के चलते हैं कि हाँ बायो का क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, मतलब बॉटनी जूलॉजी वगैरह क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, कुछ क्वेश्चन फिजिक्स का देखने के लिए मिलेगा, अकॉर्डिंगली फिर कुछ क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के देखने के लिए मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन होम साइंस के देखने के लिए मिलेंगे। जो ट्रेजेक्ट्री वाइज चीज़ें हैं वो ऐसे ही फॉलो होंगी। तो अब देखिए, इसमें आपको स्वयं चिंतन करना पड़ेगा कि आप कहाँ पर खड़े हो, ठीक है, किस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, आप कहाँ पर खड़े हो और आपका क्या चैलेंज है, और हाँ आप किस तरीके से उसको प्रिपेयर कर रहे हो। और साथ में ये भी समझिएगा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो लेट से वो सोचता है कि अरे यार नहीं मैं फिजिक्स का ज़्यादा कर पा रहा हूँ और केमिस्ट्री का कम कर पा रहा हूँ, देखो यार तो ये प्रॉब्लम केमिस्ट्री वाले बच्चे के साथ भी रहेगा। ठीक है, कि केमिस्ट्री का ज़्यादा कर पाएगा, फिजिक्स का कम कर पाएगा। तो पेपर में ये बात होती है। कुछ बातों का जो आपको ध्यान दे रहा है कि पेपर में अगर 75 क्वेश्चन है, प्रीवियसली भी आपने देखा होगा, मैंने अपने तमाम यूट्यूब के वीडियोस में ये बातें एक्सप्लेन कर रखी हैं। मैं वापस से 5 मिनट लूंगा और उन बातों को आपसे रिकैपिचुलेट करूंगा, दोहराऊंगा,
क्योंकि एक बार सुनने में तो बात सही लगती है लेकिन हम लोग अपने जीवन में उसको उतार कम पाते हैं। तो कोशिश करिए कि वापस से जब मैं उन बातों को रिपीट कर रहा हूं तो एकदम बाय हार्ट आप उस चीज़ को अपने माइंड में सेट करके रिवाइज करिए। जैसे मान लो पेपर में अगर 75 क्वेश्चन है तो आपको ना नेट अपने आप को सेलेक्ट करने के लिए ना ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा दौड़ नहीं लगा हुआ है कि अच्छा नहीं हमको फिजिक्स का ही सही करना है या केमिस्ट्री का सही करना है या बायो का सही करना है या कंप्यूटर का सही करना है। देखो यार, धोखे से धक्के से चाहे जैसे भी हो, आप किसी भी तरह कर बस इतनी बात को इंश्योर करिए कि हाँ मेरा 50 से 52 क्वेश्चन सही हो। अगर उतना आप कर लेते हैं आपका काम बन जाएगा। तो किसी भी सेक्शन को लेकर ना बहुत जज्बाती मत होइएगा, स्ट्रेटेजी वाइज चीजों को लेकर चलिएगा कि 75 में हमको 50 तक सही करना है। क्योंकि देखो पेपर में अच्छे खासे सेक्शन ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाओगे, जो आपको अटेम्प्ट करने में दिक्कत होगा, जो कि बहुत नॉर्मल सा बात है। और इसमें कोई भी ऐसा बच्चा है जो थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहा है, यार वो तो सेक्शन हो ही नहीं रहा है, हम तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ही हमसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बस इतना स्ट्रेटेजी वाइज चलिए कि कैसे मेरा 50 से 52 क्वेश्चन सही हो जाए। और हाँ, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इतना बेसिक लॉजिक मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग आपको बात समझ में आती है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि आउट ऑफ 70 आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन सही करना है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको ये लाइसेंस मिल गया है कि तुम बाकी का 25 गलत करोगे। ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर 70 में मान लो तुमको 50 क्वेश्चन सही करना है तो मोटी मोटा क्या करेगा एक कैंडिडेट। मान लो तुमने 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो होगा क्या कि जब आप 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 62 में क्या होगा, बाद में तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा मेरा 12 क्वेश्चन गलत हो गया। 62 आपने अटेम्प्ट किया, 12 गलत हो गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि नेट जो मेरा सही बचा वो है 50। फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, तो 12 को 4 से डिवाइड भी करोगे, 3 क्वेश्चन यहां से और घट जाएगा, यानी कि नेट आपका 47 क्वेश्चन सही बचा। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग वाला फैक्टर भी अपने दिमाग में आपको लेके चलना है। बहुत सारे लोग होता है पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तुरंत में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, बाद में आएंगे कहेंगे अरे सर वो हमको दिख रहा था सर, मैंने तो सर पूरे के पूरे 75 अटेम्प्ट कर दिए। भाई देखो, जो पूरा का पूरा 75 अटेम्प्ट कर दिया है ना, उसका हो गया है। उसको ना जब कट ऑफ आए तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो पहले ही से मान के चले कि वो फेल है। ठीक है, जो इतने ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं कि उनको पेपर के सभी सेक्शंस आते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि आप ब्लाइंड गैस ले रहे हो। ठीक है, कोई भी बच्चा पेपर अटेम्प्ट करता है तो मतलब ऐसा होगा ही नहीं कि आपको 75 आता हो। तो इसमें कोई बहादुरी नहीं है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने में, बस कैलकुलेटेड अटेम्प्ट करना है। और क्या बेसिक बातें ध्यान रखनी है, कुछ चीज़ों पर मैं आपको हाईलाइट करा देता हूं, क्या बातें ध्यान रखिए। उसके बाद आई हैंड ओवर द सेशन टू रिमझिम मैम, फिर वो थोड़ा आपसे कंटेंट के कोर में बात करेंगे। देखिए, लिखा है कि सॉल्व द मॉक टेस्ट टू नोट व्हाट यू डोंट नो। जैसे बहुत से लोग हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, कहीं कहीं आपने मॉक टेस्ट वगैरह कुछ ले रखा होगा, तो बहुत से लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। अब मान लो तुमने 1 जनवरी को मॉक सॉल्व किया, अब तुम्हारा मॉक टेस्ट में 75 में 60 क्वेश्चन सही हो रहा है मान लो, या लेट से 40 क्वेश्चन ही सही हो रहा है, तो ये बच्चा क्या करता है ना, 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी को आगे का मॉक सॉल्व करने लगता है। ध्यान दीजिए, जब आप एक मॉक सॉल्व करते हो तो आप देखो कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसका क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो और कर सकते हो, और आप नहीं कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, जिसको थोड़ा प्रिपेयर करने और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो लेट से आपने मॉक नंबर 1 दिया, तो भैया मॉक नंबर 2 पर आने से पहले ना ये कोशिश करिए कि इसके बीच में कुछ ऐसा गैप हो जिसके दौरान आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर ऑल्सो अपग्रेडेड। भाई उतने ही नॉलेज के साथ मॉक नंबर 1 भी सॉल्व कर रहे हो, 2 भी सॉल्व कर रहे हो, 3 भी सॉल्व कर रहे हो, 4 भी सॉल्व कर रहे हो, 5 भी सॉल्व कर रहे हो। हाँ, तो नेट एवरेज देखोगे, अगर तुम एक मॉक में 40 क्वेश्चन सही करते हो तो किसी में 45 करोगे, फिर 35 करोगे, तुम्हारा नेट एवरेज अपग्रेड नहीं होगा, नेट एवरेज तुम्हारा इंप्रूव नहीं होगा। तो हमको नेट एवरेज इंप्रूव करना है, तो मॉक टेस्ट बस इसलिए सॉल्व करना है, ये जानने के लिए कि हमको क्या नहीं आता है। ये सब नहीं कि मेरा क्या स्कोर है नहीं है, वो तो पता ही चलेगा यार। मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, देखिए क्या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और हाँ, जो नहीं कर पा रहे हो उन टॉपिक्स को आपने नोट किया, अब उसमें से देखो कि कौन सा ऐसा है जो तुम पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ आप पढ़ के प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। अब मान लो कोई ऐसा बच्चा है
जिसके आगे ग्रेविटेशन का, फिजिक्स का कोई बहुत हैवी सा न्यूमेरिकल आ गया, अब वो देख रहा है कि नहीं यार ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमको दिक्कत हो रहा है, तुम एकदम डैम श्योर नहीं न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर तुम देखते हो कि अच्छा केमिस्ट्री में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो ऑर्गेनिक से पूछ रहा है या कुछ पूछ रहा है जिसको हम थोड़ा बहुत पढ़ें तो कर सकते हैं, हाँ तो उस पर प्रैक्टिस करिए। कुछ ऐसे लोग हो सकता है जो इन सब से हट के कंप्यूटर का क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो उस पर प्रैक्टिस करिए। क्योंकि नेट हमको पेपर में किसी भी तरह अपना इस हिसाब से चीज़ें मैनेज करनी है कि एटलीस्ट हम 50 to 52 क्वेश्चन हम सही करें। देखिए रिस्क एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार किसी क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन है ना, किसी क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन है, आई मीन हर सब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेगा ही, और लेट से कि तुम 50-50 हो, 2 ऑप्शंस के बीच में आप 50-50 हो, 2 ऑप्शन के बीच में आप 50-50 हो, तो क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए? हाँ भाई हाँ, तो तुमको रिस्क लेना चाहिए, और तुम्हें तब रिस्क लेना है। ठीक है, पेपर में सेफ बैटिंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि अच्छा हमको डाउटफुल है तो छोड़ दिया। बस ये है कि आंख बंद करके अंधी तुक्का भी नहीं मारना है। तो हमको कैसे अटेम्प्ट करना होगा, इस तरह की चीजों को हम कैसे टैकल करें? इस तरह की चीजों को टैकल करने का सिंपल सा तरीका ये होता है, पेपर में क्वेश्चन देखते ही ये बात फिगर आउट करना बहुत ईजी है कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है कि नहीं आता, इस क्वेश्चन का मैंने सर पैर भी कभी सुना है कि नहीं है। क्वेश्चन देखते ही तुमको आइडिया हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का तुमने सर पैर भी कभी सुना है कि नहीं सुना है। तो लेट से तुमने किसी क्वेश्चन को देखा, तुम क्वेश्चन को पूरा रीड किए, क्वेश्चन को जरूर से पूरा रीड करिए, चारों ऑप्शन को तुम पूरा रीड करो। रीड करते ही तुमको एहसास हो जाएगा कि ये क्वेश्चन के बारे में मैंने कभी कुछ सुना ही नहीं है, एंड इट इज टोटली अग्रीड टू मी। अगर ऐसा है कि उस क्वेश्चन के बारे में कभी कुछ नहीं सुना है, सुना ही नहीं है, ऑप्शंस भी कभी नहीं सुना है, उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। जिसके बारे में कुछ नहीं सुना है, कभी ऑप्शन भी नहीं सुना है, देखा भी नहीं है, कुछ नहीं सुना है, उसको छोड़ दो भाई, वो तुम्हारे लिए नहीं है, उसको नहीं करना है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ऐसा है कि देख के लगता है कि सर 2 ऑप्शन में मैं डाउटफुल हूं कि ये होगा कि ये होगा, तो रिस्क लेना है, तो रिस्क लेना है। और मैं पेपर देता हूं तो मैं 20 से 25% पर भी रिस्क लेता हूं। जैसे मान लीजिए किसी ऑप्शन में आप सिर्फ 20 से 25% ही श्योर हैं, तो भी आप रिस्क लीजिए, वहां पर आपको रिस्क लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो पेपर में इस तरह के 5 क्वेश्चन हुए जहां पर सिर्फ तुम 25% श्योर हो कि जो है जो तुम चूज कर रहे हो सही होगा कि नहीं होगा। लेट से तुमने 5 अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है, तो इसमें से एक भी सही कर दोगे ना, तो बाकी अगर तुम 4 गलत भी करोगे तो निगेटिव और पॉजिटिव मिला के बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इस पे +1, ठीक है, इस पे 1/4 नेगेटिव, 1/4 नेगेटिव, 1/4 नेगेटिव, 1/4 नेगेटिव, कुल मिला के देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। तो वहां पर आपको रिस्क लेना है। क्यों? क्योंकि अगर गलती से 1 की जगह 2 सही हो गया ना, तो आप नेट पॉजिटिव में आ जाओगे। तो ऐसे केसेस में रिस्क लेना होता है। क्योंकि देखो यार, ये बात कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि कोई तुमसे कहे कि नहीं नहीं क्वेश्चन पर 100% श्योर हो तभी टिक करना। एंट्रेंस एग्जाम में कभी भी आप मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पर 100% श्योर नहीं हो सकते हो। आपको देख के लगता है कि यार ये 4 ऑप्शन है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। कुछ का ऑप्शन ऐसा रहेगा कि क्वेश्चन नहीं सुने रहोगे, लेकिन ऑप्शन तुम बार बार सुनते हो या कहीं पढ़ रखा होगा, क्योंकि सबकॉन्शियसली माइंड में रहता है वो चीज़। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, सिर्फ वो क्वेश्चन छोड़ना है जिस पर डैम श्योर हो उसका सर पैर कभी नहीं सुना है, उसको छोड़ देना है। बाकी के सभी क्वेश्चंस पर आप रिस्क लेंगे। और अगर 50-50 हैं तो बिल्कुल रिस्क लीजिए। और हाँ, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने से पहले हिंदी इंग्लिश में दोनों में जरूर पढ़ लीजिएगा। हमेशा मेरा रिकमेंडेशन रहता है, प्लीज़ बाइलिंगुअल पढ़ा करिए। क्वेश्चन डिसाइड कर लियो कि छोड़ना है, प्लीज़ हिंदी में भी पढ़ लो उसको, क्योंकि कई बार होती है बहुत बातें जो है इंग्लिश में स्पष्ट नहीं रह पाती, आप उसको हिंदी में रीड करिए। और अगर जो है SSC टाइप की एडुकुटी टाइप के संस्थाएं पेपर नहीं करा रही होंगी, तो यहीं पर ऑप्शन होगा कि आप जैसे ही फ्लिप करोगे तो इंग्लिश और हिंदी शो करेगा। ठीक है, अदरवाइज सरकार कई बार ऐसे एजेंसियों को पेपर दे देती है, पता चलेगा एग्जाम में सर्वर ही हैंग हो रहा है, तो दूसरे तरह की समस्या होने लगती है। अदरवाइज यहीं पर लिखा रहता है इंग्लिश या हिंदी, आप फ्लिप करोगे क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में आने लगेगा। ठीक है, तो जरूर से देख लिया करो कि हिंदी में भी क्या लिखा हुआ है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप ओवर परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ओवर परफॉर्म नहीं कर सकते हो। एक गुब्बारे को उसकी औकात के से ज़्यादा नहीं फुला सकते हो आप, फूट जाएगा। तो क्या करना है, जितना अगर वो इतना बड़ा गुब्बारा है, इतना फूलता है, हाँ, तो कोशिश करो कि इतना तो फूलना ही चाहिए, फिर उससे कम ना हो। तो डोंट अंडर परफॉर्म। कहने का मतलब ये है
कि 75 में अगर ऑन एन एवरेज आप सभी पेपर से 50 क्वेश्चन सही करते हो तो एग्जाम वाले दिन 45 नहीं होना चाहिए कि सर एग्जाम में बहुत मैं डिप्रेस फील कर रहा था, बहुत एंग्जाइटी हो रहा था, बगल वाला लड़का बोल बोल के पढ़ रहा था, सर उसने पैर मार दिया तो मेरा कंप्यूटर जो है हल्का सा मॉनिटर ऑफ हो गया, सर मैं बहुत प्रेशर में आ गई थी सर इसलिए मेरा 5 क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं, क्योंकि देखो आप ओवर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको बस इतना देखना है कि अगर आपका लेवल इतना है ना तो फिर इतना बरकरार रहे, एग्जाम के दिन घटे ना। अगर आप हमेशा 50 क्वेश्चन सही करते हो तो ऐसा नहीं है कि सडनली एग्जाम के दिन आप 60 क्वेश्चन सही करने लगोगे। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हाँ जब पेपर आए तो एटलीस्ट हम जितना कर पाते हैं उतना तो हम करें ही। और अगर पेपर आपके लिए फेवरेबल नहीं है तो भाई सबके लिए वही है। और हाँ 100% एश्योर्ड सिलेक्शन के लिए आप पेपर में सिर्फ 70% क्वेश्चन सही कर दो, आपका 100% एश्योर्ड सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU में एडमिशन लेना है साइंस में तो हम कितना अटेम्प्ट करें। तो आप बस इतना कर दीजिए कि आप 70% पेपर सही 70% पेपर आप सही कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे एक बात समझ में आती है कि पेपर में 30% क्वेश्चन आपके लिए नहीं बना है। हर सेक्शन, हर पेपर, हर चीज़ ऐसा नहीं होगा कि जो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। आपको अपना गुणा गणित बैठा के इस हिसाब से चीज़ें सेट करनी है कि हाँ मिनिमम आप एटलीस्ट 70% पेपर सही कर रहे हो। और हाँ एक मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहता है सभी कैंडिडेट्स को, कीप ऑल द ऑप्शंस ओपन। कौन सा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी बनेगा आपको भी नहीं पता है, ऑप्शंस ओपन रखिए। ऑप्शन ओपन का मतलब आज ये सेशन CUET के रिगार्डिंग हो रहा है, COQP 06 B.Ed साइंस के रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि 2026-27 में आपको B.Ed करना है, 2026 में आपको B.Ed करना ही करना है, तो CUET इज वन ऑफ द ऑप्शन। आपको IP यूनिवर्सिटी का ऑप्शन ओपन रखना है, आपको NCERT RIE का ऑप्शन ओपन रखना है, आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑप्शन ओपन रखना है। ध्यान दीजिएगा IP B.Ed का तो फॉर्म भी फिल हो रहा है, IP B.Ed का प्रिपरेशन क्लासेस भी डेली बाइट्स पर अनाउंस है, कोई चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकता है। NCERT RI है, जामिया है, जामिया का भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। उसी तरह अगर आप यूपी से आते हैं अपने स्टेट का आप बिल्कुल B.Ed का फॉर्म फिल करिए। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा अपने लिए ओपन रखिए। अगर ऑप्शंस एक्स्ट्रा आप ओपन रखते हैं तो उसमें से श्योरली अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होगा। और ध्यान दीजिएगा मेहनत तो भाई गधा भी करता है, ठीक है। कोशिश आपको क्या करना है कि फोकस करिए व्हाट यू नो, इस पे फोकस करिए क्या आपको आता है ना कि क्या नहीं आता है। कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होता है कि मतलब कहने का मतलब है कि बिच्छू का मंत्र मालूम नहीं है, सांप के बिल में हाथ डाल रहा है। कहने का मतलब है कि अपने सब्जेक्ट पर ही एक्सपर्टीज डेवलप नहीं हुआ है आपका, ठीक है। खुद बायो से है, बायो में 30 क्वेश्चन पूछ रहा है तो कर पा रहे हैं 5-10 और परेशान है कि फिजिक्स कैसे होगा। तो पहले तो आप अपने ही सब्जेक्ट में इंप्रूव करिए। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है, ये चीज़ भी आपको देखने का ज़रूरत है। तो थोड़ा सा आप इस पर मतलब आपको काम करने का ज़रूरत है। बाकी आप लोगों के मैं डाउट एंड क्वेरी पर आ जाता हूँ। जिस भी कैंडिडेट को डाउट एंड क्वेरी होगा अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अदरवाइज आई हैंड ओवर द सेशन टू रिमझिम मैम एंड जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कंसर्न्स हैं वो उसको एड्रेस करेंगे। किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट एंड क्वेरी होगा तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। यस प्राची आई एम कमिंग टू रिमझिम मैम, आप माइक यू डोंट हैव दैट ऑप्शन एक्टिव। अच्छा ओके ठीक है, यस मैम ठीक है ओके। हाँ विल कम टू प्राची हर्ष देन विल हैंड ओवर द सेशन टू मैम। यस प्राची कश्यप यस प्लीज। Sir, sir, I have a doubt regarding the PYQs. From where do I get the PYQs? टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा PYQ, PDF में मिल जाएगा आपको। डेली बैट्स के यूट्यूब पर भी रिमझिम मैम सॉल्व करा रही हैं। आज पहला दूसरा वीडियो रिलीज किया गया, बाकी का सब 2-3 दिन में रिलीज हो जाएगा, ठीक है प्राची। Okay, sir. टीचर एजुकेशन रिसोर्स टेलीग्राम में मिल जाएगा या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि CUET B.Ed प्रीवियस ईयर पेपर और आगे डेली बाइट्स लिख लीजिएगा आपको, ठीक है। तो वहाँ आपको मिल जाएगा, Okay. ठीक है। आगे आप डेली बाइट्स लिख के Okay, sir. सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू प्राची। देन आई कम टू हर्ष पाठक जी। हर्ष सर बायोलॉजी के लिए 9th-10th की NCERT इनफ रहेगी? रिमझिम मैम ओवर टू सेशन, ऑल योर्स। एंड हाँ उतनी NCERT बहुत रहेगी। Thank you, sir. Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। आप लोग बोल सकते हैं बच्चों, आपको मना नहीं किया गया मैम ये ओपन सेशन है है। जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच।
हर्ष, जैसा कि आपने पूछा कि एनसीईआरटी इनफ है या नहीं, तो 10th तक एनसीईआरटी आप अगर साइंस के हो या फिर किसी भी प्रकार का आप सीयूक्यूपी 03, 4, 5, 6 कुछ भी फॉलो कर रहे हो, उसमें आपको 10th की एनसीईआरटी, 10th तक एनसीईआरटी अपने सब्जेक्ट की आना एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इट इज नॉट मैक्सिमम, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको 10th तक की आती हो और 11th 12th आपको पता हो। 10th तक एकदम बाई हार्ट हो चीजें और 11th 12th आती हो, तो जाकर के आप कर पाओगे, क्योंकि बेसिक ओपनिंग ही क्वेश्चन की आपको बायोटेक्नोलॉजी से मिलेगा सवाल, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ से मिलेगा सवाल, जो कि एकदम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैच द फॉलोइंग के सवाल आते हैं, अभी आप देखोगे पीवाईक्यूज, आपको मिलेगा ये चीज। ठीक है, तो वो आपको पता रहेगा तो आप ज्यादा इजीली क्वेश्चन हिट कर पाओगे। मैम मेरे पास 11th 12th में बायोलॉजी नहीं था, तो मैंने 9th 10th की एनसीईआरटी से बायोलॉजी को कर लिया एक दो बार। तो वही मैं हम्म, पूछ रहा था, वो इनफ है या उसके अलावा मुझे 11th 12th की पढ़नी पड़ेगी? और पढ़नी पड़ेगी हर्ष, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आप अगर पढ़ लीजिएगा। 12वीं के थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 11वीं का थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, 12वीं के थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके हर्ष, थैंक यू। मैम यस वो जो आयुष। इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मुझे कैसे पता लगेंगे, कौन कौन से? ओके, डेली वाइट्स का कोर्स भी है जिसमें कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ाया गया है। अदरवाइज सर ने एक लेक्चर भी रिलीज कर रखा है जिसमें कि सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जस्ट इन केस यू डोंट वांट टू गो फॉर कोर्स कि नहीं जाना है, मुझे अपने से सेल्फ स्टडी करनी है, दैट इज ऑल योर कॉल। वहां पे आप जाओ, देखो डेली वाइट्स के यूट्यूब चैनल पे आपको सिलेबस एनालिसिस मिल जाएगा, उसमें सारे टॉपिक्स जितने भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर साइंस, वो सारी चीजों के बारे में ना बता रखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वहां से भी देख के अपना नोट डाउन कर लीजिए और उसको उसी हिसाब से पढ़ लीजिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम हर्ष। यस आयुषी। मैम मुझे ये पूछना है, जैसे तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के लिए 9th 10th 11th एंड 12th का सिलेबस लाइक हमें ज़्यादा फोकस करना होगा ना? यस, 9th और 10th आपका बेस बनाएगा, ताकि 11th और 12th, जैसे कि हर्ष ने अभी बोला कि उनका 12th नहीं है, 11th 12th में उनका बायो नहीं रहा है, लेकिन बायो तो एग्जाम में आएगा ही, पर 10th तक भी अगर वो पढ़ते हैं तो लाइफ प्रोसेसेस जैसा एक चैप्टर है, जो कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, जो कि आपको 11th 12th में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी वहां पे बहुत हेल्प मिलती है। तो 9th 10th आपका बेस बनाएगा और फिर आप 11th 12th पढ़ोगे तो वो बूस्ट करता है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। यस शाश्वत। Ma'am, my query was that how relevant is the NCRT exemplars? Are there questions from that? Very यस, relevant. Yes. वेरी रेलेवेंट, वेरी वेरी रेलेवेंट। इफ यू हैव सॉल्व्ड एनसीईआरटी क्लास 11th 12th 9th 10th इवन, दैट इज गोइंग टू बी लाइक चेरी ऑन द केक, ऐसा वाला सीन है, बिल्कुल मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम। So Oh, you need, thank you. if you can solve, go for it. Yes शाश्वत। ऑलराइट, यस सिद्धि। मैम आई वांट टू आस्क कि लाइक 11th एंड 12th में से 12th का ज़्यादा कवरेज है या फिर 11th का, और लाइक एग्जाम का लेवल कितना हार्ड आता है? If we talk about, if you have studied class 11th 12th in a normal general manner, then it might hamper you. But if you have done almost grade level, मतलब तुम्हारा ये है कि तुमने 11th 12th में 85 क्रॉस कर रखा है, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि तुमने अगर 85 क्रॉस अपने बोर्ड्स में किया है तो तुमने तरीके से किताबों को पढ़ रखा है। तो अगर तुमने इतना भी पढ़ रखा है, तुम्हारे लिए पेपर बहुत ही मॉडरेट रहेगा, बिल्कुल तुम्हें तुम्हारे कॉन्सेप्ट नजर आएंगे क्वेश्चंस में, जो लाइक भी। मैम लाइक नीट के टाइम पे लाइक नीट का लेवल बहुत हार्ड होता है, सो मतलब लेवल कैसा होता है एग्जाम का Then you वैसा? are going to qualify if you are going to read even for 20 days, 25 days, जो अभी भी है तुम्हारे पास हाथ में, अगर तुम इस समय को भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करोगी तो you are going to qualify this for sure. ओके, थैंक यू मैम। Welcome Siddhi. Yes तुषार।
मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें कितना पढ़ना होता है, मतलब पूरा डीप लेवल पे या फिर सब बेसिक लेवल पे ही? बेसिक सरफेस लेवल पे जितनी एनसीईआरटी में दे रखी है। अब ये आपसे नहीं बिल्कुल बोला जाएगा क्रॉस कैनिजारो और कैनिजारो रिएक्शन। एक सवाल किसी एक ईयर में पूछा है, ये 2023 या 24 में रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक क्वेश्चन है। अदरवाइज बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिटी, बेसिसिटी, या फिर फिनॉल का अदर नेम क्या है, और अल्केन अल्कीन अल्काइन वाला जब तुम पढ़ोगी तो उसमें हाइड्रोकार्बन्स में, उसमें उनके यूजेस दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं उनको, वो सब सवाल है। एकदम बेसिक। तो मैम जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सिर्फ उसको पढ़ लूंगा तो हो जाएगा? ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जैसे लास्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड जनरल केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, मतलब मैं उसको जीओसी 1 जीओसी 2 कहती हूँ। तो जीओसी 1 और 2 अगर आप पढ़ लोगे, दोनों एनसीईआरटी से अगर आप कवर कर रहे हो, तो उसको थोड़ा अच्छे से कवर करना, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उसी को पढ़ करके उसी के सेंटर्ड उसी के अराउंड है। बिकॉज इट इज सेड दैट कि अगर एक केमिस्ट के हाथ में हाइड्रोकार्बन है, सॉरी एल्काइल हैलाइड है, तो उसके पास केमिस्ट्री का आधा केमिस्ट्री है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड से बहुत सारी चीजों का प्रिपरेशन पॉसिबल है। अल्केन अल्कीन अल्काइन सब बना सकते हैं, विच इज पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो वहां पे वो रिएक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके मैम, तो थैंक यू मैम। जस्ट डू नॉट फोकस ऑन दैट ओनली, रादर थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करना खुद को। ओके मैम। ओके तुषार, ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स? सिद्धि, आई थिंक उन्होंने हैंड रेस कर रखा है। सर उनका पहले से है। सिद्धि, यू वांट टू आस्क मोर? ओके, ठीक है। यस, एनीबॉडी एल्स? अच्छा, मैं एक चीज़ ये ऐड करूंगा, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डेली बाइट्स के ऐप में जाके ना COQP06 का जो कंटेंट है वो ले रखा है। देखिए, जब भी आप डेली बाइट्स के ऐप में COQP06 का कंटेंट लेते हैं, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर इमेज में, पोस्टर में, हर जगह सभी जगह पर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि जो फिजिक्स का लेक्चर होता है वो बहुत ही बेसिक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत स्पष्ट तरीके से मेंशन्ड है। ठीक है, कि वहाँ आपको बायो का पूरा लेक्चर मिल जाएगा, फिजिक्स का पूरा सॉरी केमिस्ट्री का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एज फार एज फिजिक्स कंसर्न है उसका बहुत बेसिक ही है। तो आप कोई भी ऐसा बच्चा है जो डेली बाइट्स के ऐप में उस कंटेंट को अवेल कर रहा है, तो ये बात अपने माइंड में रखे। ऐसा ना हो कि आपको बच्चा जाके पे कर दे, बाद में उसको लगे कि अरे यार हमको प्रॉमिस किया गया था कुछ और, मिल रहा है कुछ और। तो देखिए, ये मतलब हम लोगों से बहुत क्लियर कट स्टैंड है, तो ये बात आपको पता रहना चाहिए। बाकी रिमझिम मैम, वी डूइंग समथिंग फॉर फिजिक्स, मतलब क्या हम उसमें ऐड कर सकते हैं न्यूमेरिकल वाला जो एरिया है? Yes, sir, for sure. We are adding towards it and we are working towards it. बहुत जल्दी इसमें प्रोग्रेस, जिन बच्चों ने भी कोर्सेज ले रखे हैं या फिर जो प्लान कर रहे हैं लेने के लिए, उनको बहुत जल्दी प्रोग्रेस विद इन अ वीक देखने के लिए मिलेगा। इसमें धीरे धीरे लेक्चर्स ऐड कर दिए जाएंगे। जो अभी लेक्चर्स प्रेजेंट है उनको भी नहीं हटाया जाएगा, रादर नए लेक्चर्स और ऐड करेंगे, ताकि थोड़ा सा भी किसी का कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की जरूरत है तो आप पहले बेसिक लेक्चर देख लीजिए, फिर आप एडवांस वर्जन देख सकते हैं। ठीक दिस है, इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। ठीक है। देखिए, कैंडिडेट जो भी ऐसे हैं जो इन्होंने COQP06 का वो ले रखा है, डेली बाइट्स के ऐप में ले रखा है, दो प्रीवियसली इन्फॉर्म्ड रहा है वहाँ पर कि फिजिक्स का आपको लेक्चर जो है नहीं देखने के लिए मिलता है, बहुत बेसिक लेक्चर देखने के लिए मिलता है। लेकिन मान के चलिए कि विद इन अ वीक, ठीक है, वहाँ पर फिजिक्स का पूरा ढंग का लेक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। और हम कोशिश ये करेंगे कि उसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी सारा कुछ सॉल्व करवा के डाल दिया जाए उसी कंटेंट में। कुछ आपको सेपरेटली नहीं करना है, वहीं जो फिजिक्स का लेक्चर सीरीज होगा उसी में जो है हम लोग ऐड करवा देंगे। ठीक है, दो ऑफिशियली तो अभी भी स्टांस हमारा यही है, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करवाने में बैकएंड से कुछ इशू आता है, अब उतना टेक्निकल में आपको नहीं जाना है। ऑफिशियली हमारा स्टैंड यही है आज भी, कोई भी कैंडिडेट परचेज करता है तो ध्यान रखें फिजिक्स का बेसिक ही दिया जाता है, लेकिन विद इन अ वीक उसमें फिजिक्स का पूरा एक लेक्चर सीरीज पूरा ढंग का डलवा दिया जाएगा, क्लास 11 12 सभी लेवल पर का। राइट मैम? यस सर, एब्सोल्युटली। और जो भी रिक्वायरमेंट है उन सारे लेक्चर्स के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और अभी भी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है प्रेजेंटली भी, उस कोर्स की इतनी कैपेसिटी है कि बच्चे बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते नहीं, हैं। ठीक है, ठीक है, और श्योर। प्लस सर यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करूंगी, मॉक टेस्ट हो सकता है हम कहीं से भी पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, बट लास्ट के 30 डेज में बच्चों अगर आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी चीज मिस आउट कर रहे हो। डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली यही है
जो आपको कैसे 2 आवर्स में, 2.5 आवर्स में और लेट से 3 घंटे में ही, आई एम जस्ट टेकिंग ए हाइपोथेटिकल नंबर, कि 3 घंटे में ही पेपर कैसे सॉल्व करना है, आप 1 से लेके 75 क्वेश्चन तक पहुंच भी पा रहे हो या नहीं, वो टाइम मैनेजमेंट आपको वो मॉक टेस्ट बताता है। तो वो करना बिल्कुल मत भूलना, पढ़ चाहे लो तुम, लेकिन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। यस, विल कम टू तुषार। यस तुषार जी बताइए। सर फिजिक्स तो बहुत बेसिक लेवल की पूछ रखी थी ना, मतलब पीवाईक्यूज जब मैंने देखे थे तो उसमें भी एडवांस लेवल क्वेश्चन है। देखो देखो, पूछ रखा था बहुत बेसिक लेवल। जब आपने पीवाईक्यू देखा है, यही रीज़न रहा है कि हम लोग भी उसको कभी सॉल्व कराने पर बहुत ज़्यादा जो है जहमत नहीं उठाए हैं। लेकिन अब होता क्या है कि मान लीजिए हमारे ऐप में कोई बच्चा जाके पे करके परचेज कर लेगा, वो चला आता है कि अरे हमको तो ये वाला टॉपिक पढ़ना था। ठीक है, तो इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए कि इतना सभी शिकायत न रह जाए, जहाँ पर हम लोग अपना बेस्ट दे सकते हैं, बस इस कारण से हम लोग फिजिक्स का वहाँ पर ऐड करवा रहे हैं। उसको आप इस बात से मत ले जाइए कि सर अगर उतने लेवल का है तो क्या फिजिक्स हमसे उतने लेवल का पेपर में पूछेगा क्या। नहीं, देखिए हमारा काम यह है कि कुछ टॉपिक है, मान लो उससे बेसिक भी पूछा तो हम उससे थोड़ा एक लेवल अपग्रेड करके अपने ऐप में सॉल्व करवा के डाल देंगे, ताकि भाई कोई बच्चा आया तो उसको शिकायत न रहे, जहाँ मैक्सिमम लेवल तक जितना हम लोग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उसका उद्देश्य ये है, उसको आप ऐसे मत लीजिए कि प्रीवियसली पूछा है तो इस बार बहुत एडवांस लेवल का आएगा। जितना आया है फिर उतना ही लेवल रहेगा, मान के चलिए, अनटिल अनलेस कि पेपर में कुछ सडनली CUET को कुछ नया रोलर कोस्टर राइड देखने के लिए हो जाए तो एक अलग बात है। ठीक है, आई गेस आई एम राइट इन वैसे यस सर। Yes, ma'am. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप जब बस ये सोच के देखो कि आप ये एग्जाम क्यों दे रहे हो, बीएड करना है आपने, और आप जाके 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाओगे, तो 6 to 8 का लेवल आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ रहे। कंठस्थ मतलब कि यू हैव जस्ट नोन एवरीथिंग, उस तरीके से रहे। तो उसके लिए 11th 12th तक की नॉलेज आपकी चेक की जाएगी, हर जगह हर एग्जाम में चेक किया जाएगा। दैट इज द रीजन कि 11th 12th लेवल तक सारी चीजें हर तरीके से पूछी जाती है हर लेवल के एग्जाम में। तो आपको 11th 12th लेवल तक तो मिनिमम आना ही चाहिए। मैम Yes, I'm कंटिन्यू विद not अदर saying कि आपको स्टूडेंट्स। जेई लेवल का आना चाहिए या फिर नीट लेवल का। लेट मी ऐड दिस एंड क्लैरिफाई दिस कि नीट और जेई लेवल का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यस आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जब देखो तो तुम्हें पता रहे कि तुम क्या सॉल्व कर रहे हो, इतना तुम्हारी नॉलेज बिल्कुल रहनी चाहिए बरकरार। मैम कंटिन्यू विद अदर स्टूडेंट्स, अनुभूति एंड अर्शी। यस अनुभूति। यस। Ma'am, my question is, as I have not read biology from 11th till now, so the biology content that is in the course, is it sufficient for the exam or something add, and the more we have to add in it? No, that is sufficient, more than sufficient. You are going to crack, if I talk about last year's paper analysis, it is around 23 questions from biology, 23 to 24 questions. And if you are going to read it from the course provided in Daily Bytes application, Yes, then you are ma'am. going to confirm for sure. If you have not studied in 11th 12th, then you are going to attempt minimum 18 question for sure. Okay, ma'am. And ma'am, I am also watching the NCERT example videos as in there in the app. So some topics that are there in the courses, and that one, and if we are mapping it with the example questions, they are somewhat not there in the course. As Yeah, in, because that might not be that much important for the exam. That is why, okay, like okay, ma'am. the Okay. part of plant physiology, Yes, ma'am. that is not that much important, but it is there in NCERT, so we have to That's cover right. it. Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, Anubhuti. Yes, Arshi. Arshi, यस मैम। यस मैम, मैंने बीएससी बॉटनी ऑनर्स से किया हुआ है और 11th 12th में भी मेरे पास बायोलॉजी थी, बट जूलॉजी के लिए मुझे कुछ ऐसा कंटेंट मिल नहीं पा रहा है कि मैं जूलॉजी में क्या पढ़ पाऊँ। that would be sufficient अगर आपने NCERT 11th 12th की अच्छे से पढ़ रखी है तो उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होगी। ओके मैम, थैंक यू। यस अर्शी। यस बच्चों, और एनीवन नेक्स्ट एल्स, किसी क्लाउड। और को कोई समस्या परेशानी? अदरवाइज विल बी रैपिंग अप द सेशन। यस अनुभूति। यस ठीक है, किसी और कैंडिडेट कोई भी समस्या परेशानी, एनीथिंग रिलेटेड टू CUQP 06 B.Ed साइंस? देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड देखिए जब आप यहाँ से टीचर बनने के लिए सोच रहे हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ होना चाहिए कि जो आप प्रिपरेशन वगैरह जो भी सारा कुछ कर रहे हो, तो मतलब देखो यार पेपर वगैरह में कुछ चीज़ें तो जैसे TGT लेवल पर जो भी टीचिंग होती है
वो इस हिसाब से सोच के होती है कि बेसिकली स्कूल लेवल पर क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जॉब वगैरह में, फ्यूचर में, ये सब बातें ये ध्यान रख के किया जाता है। ये जो टीचर एजुकेशन के फील्ड का जो सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलता है वो इस बात पर बहुत ज़्यादा बेस्ड रहता है कि बेसिकली स्कूल में कल को आपको टीचर बनोगे तो आपको क्या पढ़ाना है, क्या सिलेबस होगा। तो आप लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसा मत करिए कि आप बायो के हैं तो बेसिक फिजिक्स नहीं आता है, फिजिक्स के हैं तो बेसिक केमिस्ट्री नहीं आता है, या केमिस्ट्री के हैं तो बेसिक बायो नहीं आता। उतना बेसिक आपको आना चाहिए जो साइंस के डोमेन के अंदर आता हो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बायो के हो तो तुमको घुस घुस के फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, लेकिन हाँ ऐसा भी ना हो कि मतलब बेसिक फोर्स और टाइम डिस्टेंस ये सब भी आपको समझ में नहीं आ रहा, इतना भी नहीं होना चाहिए, इतना भी खराब परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से ध्यान रखिए। और रही बात एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, देखो यार पास्ट में जब तक पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद करवाता था ना, भर भर के एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आते थे भाई। 2022 तक ना जब ड्यू पेपर कराता था ना, पूरा भर भर के एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आते थे। और मुझे लगता है मैम आपके टाइम में भी ठीक ठाक क्वेश्चन रहा होगा एग्जाम्पलर से, मतलब हमारे टाइम में, ठीक है। एक्चुअली वी बोथ हैव कंप्लीटेड आवर बीएड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी ओनली, इनफैक्ट वी आर ऑफ द सेम बैच एंड सेम सेशन ऑल्सो। तो हम लोगों के टाइम पे एनसीईआरटी से एग्जाम्पलर भर भर के आता था 2022 तक, जब तक कि पेपर का वो नहीं चेंज हुआ है। तो अभी भी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। वो जो एमसीक्यू वगैरह सब है ना, उसको सर्च कर दो तो एग्जाम्पलर से मिल जाएगा आपको। तो उतना बेसिक प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन एक अनुभूति है, किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि कुछ टॉपिक सॉल्व कराया गया, कुछ नहीं कराया गया। अरे तो उसमें भी एग्जाम्पलर में बहुत कुछ पढ़ने के लिए भाई, सारा नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप देखिए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ देखने की जरूरत है। अदरवाइज टू मच ऑफ एग्जाम्पलर विल ऑल्सो बी पेनफुल फॉर यू। तो ऐसा नहीं कि आप सडनली सब कुछ प्रिपेयर कर लोगे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। बाकी जब आप यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं और डेली बाइट्स पर आए हैं, मेरा सभी स्टूडेंट्स को ये भी सजेशन रहता है कि केवल डिग्री के दौड़ में मत लगे रहिएगा। ये जो तमाम ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, ये सारा सब चीज़ थोड़ा सा आत्मचिंतन करके करिएगा, थोड़ा सा समझ के करिएगा कि हाँ मुझे डिग्री लेना है, मुझे टीचर बनना है। और आने वाले समय में सिर्फ डिग्री आपको नौकरी नहीं दिलाएगी। तो मेक योर सेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड कि यू आर ऑल्सो कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन योर स्किल्स दैट मेक यू जॉब रेडी फॉर टुमारो। इस बात से काम करिए, इस स्पिरिट के साथ, इस मोटिवेशन के साथ आप बढ़िए, तो चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। एंड एज फार एज CUQP 06 का कोर्स कंसर्न है डेली बाइट्स के ऐप में, तो मैं सभी कैंडिडेट्स को ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ। देखो यार, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो फ्यूचर में इसको यूट्यूब पर देख रहा है, या फिर कोई ऐसा जो नहीं ले रखा है, देखो यार अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, सिंपल सा बात है। देखिए तरह तरह की फैमिलीज़ होती हैं। कुछ फैमिलीज़ के लिए 2-2.5 हज़ार रुपये ऐसा होता है कि भाई उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 2.5 हज़ार रुपये इस पर खर्च कर देंगे तो उनके घर का राशन का वो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो 2,000 रुपये भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भाई फिर सोच के कुछ भी करना पड़ता है, और फिर सोच के करें तो बेटर है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर 3,000 रुपये का कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन दूर के दोस्त का शादी है और अपना ही शादी है तो 30,000 का लहंगा खरीद ले सकते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। फिर तो भाई ज़िंदगी में थोड़ा प्रायोरिटीज़ ठीक करो, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे लोग आते हैं। 5,000 रुपये का कोर्स महंगा है, शादी के दिन 50,000 का लहंगा जो सस्ता लग रहा है, उसमें भी लग रहा है 1 लाख वाला लेना चाहिए था। तो फिर ये भी नहीं होना चाहिए आपके साथ। इस तरह की चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी प्रायोरिटी सॉर्टेड रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट की तरह होती हैं। तो आप ये देखिए कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन यू शुड गो फॉर इट। और हाँ, डेली बाइट्स पर चीज़ें बहुत ही स्पष्ट तरीके से मेंशन रहती हैं। आप कोर्स पर जब भी परचेज करने जाते हो, एक पोस्टर लगा रहता है, उसमें सब चीज़ लिखा रहता है कि इस प्राइस में आपको क्या 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 मिलेगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपने परचेज कर लिया इसलिए इसका मतलब ही नहीं हो कि आप कुछ भी कह रहे हो तो सही कह रहे हो। जैसे जो डेली बाइट्स यूट्यूब पर तमाम जो मैंने कोर्सेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रखा है, वहाँ भी मैंने बता रखा है कि फिजिक्स का बेसिक ही करवाते हैं। लेकिन ठीक है, मैंने देखा है साइंस में कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड है, तो आपका डिमांड सारा पर रखा जाएगा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। और विद इन अ वीक मैं कोशिश करूंगा कि फिजिक्स को सारे न्यूमेरिकल वगैरह भी सॉल्व करवा दूं। लेकिन अगेन ध्यान दीजिएगा, मतलब आप उसको देख कर पढ़िएगा कि कितना पेपर में आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन के लिए 100 लेक्चर का वीडियो देख रहे हो, 50 लेक्चर का वीडियो देख रहे हो, 30 लेक्चर का वीडियो देख रहे हो। ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए। आप देखिए किस सेक्शन से कितना आ रहा है और फिलहाल आपके लिए कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बात पर थोड़ा सा आपको अपना समझ विकसित करने की ज़रूरत है कि फिलहाल आपके लिए किस सेक्शन से कितना पढ़ने की ज़रूरत है। एक बैलेंस बना के आपको चलना है, ठीक है। इन बातों का प्रिपरेशन में ध्यान रखिए। बाकी डेली बाइट्स की तरफ से जो भी बेस्ट हो सकता है वो हम करने की कोशिश करेंगे।
और मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि एग्ज़ाम आते आते एक सेशन और मैं आपके साथ कंडक्ट करूं और वापस इन्हीं बातों को मैं आपको फिर से माइंड में बताऊं कि भाई देखो पेपर में अटेम्प्ट करने से पहले ये बातें आपको ध्यान रखना है कि सिलेक्शन के लिए आउट ऑफ 75 50 to 52 क्वेश्चन सही करना है बाय वॉट एवर मीन्स। ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। किसी कैंडिडेट को कुछ और बात करना होगा, डाउट एंड क्वेरी होगा जो और लोगों के सामने या और लोगों के साथ वो शेयर नहीं कर पा रहा था, ही और शी इज स्केप्टिकल अबाउट इट, आप रुक सकते हैं और सब लोग लीव ले लें, उसके बाद अपना डाउट एंड क्वेरी आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी के सभी लोग लीव ले लें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जिनको भी कुछ डाउट एंड क्वेरी है रुक जाइए, बाकी के लोग लीव ले सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। जिनको भी कुछ समस्या रह जाएगा रुक जाएंगे, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। वैशाली, प्राची, डोलमा, श्रेया, प्रजना, हर्ष, यशिका, आयुषी, किसी को कोई समस्या परेशानी है, कुछ और डाउट एंड क्वेरी है, फील फ्री टू स्विच ऑन योर माइक एंड शेयर, अदरवाइज यू पीपल कैन टेक योर लीव। जी यशिका। सर मेरा सीयूईटी से नहीं है डाउट, मतलब जी जस्ट सर उस बताइए। एंजल ऐप से है, तो मैं अभी डिस्कस कर सकती हूँ या फिर अच्छा, आप जॉब रेडी स्किल में हैं, राइट 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 राइट। हाँ बताओ बताओ, ठीक है, तो सेशन इज ओवर, बताइए। हाँ तो अच्छा, कैसा रहा वो जॉब रेडी स्किल के बाद, कैसा रहा आपका? काफ़ी समय हो गया, कितना समय हो गया सेशन हुए? हाँ शायद अगस्त और सितंबर में वो हो गया था फिनिश। हाँ 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 हाँ, अगस्त सितंबर फिनिश हो गया था। तो कैसा रहा इतने दिन का एक्सपीरियंस? कुछ समझ में आया देख के, कैसा लगा? हाँ मतलब मेरे लिए तो भाई बहुत बढ़िया था। नहीं, ग्लैड टू सी यू हियर, मैंने ग्लैड टू सी यू हियर। हाँ बताइए बताइए। हाँ एंजल ऐप को जब आपने कहा था तभी मैंने उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, मैंने उसमें से काफी प्रॉफिट किया भी। रेस भी क्या ना हुआ, फिर अभी बीच में सिल्वर में मैंने किया इन्वेस्ट। अच्छा मैंने कहा सिल्वर अच्छा रिटर्न दे रहा है, मैं उसमें भी थोड़ा ट्राई करती हूँ। गोल्ड में मतलब वो ठीक है, मतलब मैंने 83 पे किया था, अब तो खैर वो अभी डाउनफॉल है जो भी है, काफी ज्यादा सिल्वर तो बहुत गिरा है। और मैंने मतलब जिस दिन वो गिरा है ना, उससे उसके एक दिन पहले ही मैंने उसमें पापा के मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने उसमें 50,000 रुपीज किए इन्वेस्ट। नहीं नहीं, ये देखिए यही उसके होता है, बाद ये दिस इज लाइक फोमो कहते हैं इसको, फियर ऑफ मिसिंग आउट। नहीं मतलब मैं ऐसे फेयर में नहीं हूँ कि ठीक है कोई नहीं बात ठीक नहीं, है, वो हो ठीक है। जाएगा। हाँ बट अच्छा तो ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब देख लीजिए, अच्छा है, रंजन मतलब मेरे को मैम, ऐसे कुछ नहीं है। देख लीजिए बच्चों को कहाँ मैंने पहुंचा दिया है। सेशन रुको, ये एंड में आके वो मेरे से गोल्ड सिल्वर में बात कर ले रहा है। अच्छा, और कैसा रहा गोल्ड वाला रिटर्न आपका? हाँ गोल्ड का तो अच्छा है सर, मैं आपको क्या मतलब हमें राइज ही मिला उसमें देखने को, तो बहुत हाँ कम मतलब ही एक्सपीरियंस फ्लक्चुएशन सही हुई है, है लर्निंग गोल्ड में। एक्सपीरियंस ठीक है ना? हाँ हाँ अच्छा है। नहीं ठीक है, सीखते रहिए, साल 2 साल, जैसे 2-2.5 साल जब फॉलो कर लोगी ना, तो जानती होगा क्या ना, तुम्हारे ना माइंड में, तुम्हारे नसों में एकदम सेट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर तुमको ना उसमें से फियर हट जाएगा, फिर यू विल हैव लाइक गुड पॉजिटिव रिटर्न्स। हाँ तो मैं बस इस उसी बारे में पूछ रही थी, अगर मेरे को थोड़ा और नॉलेज गेन करना हो, या फिर जो कहते हैं लोग ऐसे ट्राइंगल और वो कैंडल वगैरह, तो मैं उसका कैसे कैसे उसका थोड़ा देखिए, सही नॉलेज ले जॉब रेडी स्किल के सकूं। लेवल 3 में जो है वो मुझे करवाना था। ठीक है, अच्छा तो तो सर कब हो रहा है तो रिलीज यशिका लेवल फिर? 1 एक बार जब अनाउंस हुआ था, उसके बाद अभी दोबारा अनाउंस नहीं कर पाए हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दिस CUET पेपर एंड ऑल। लेवल 2 भी दोबारा नहीं कर पाए हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ में, आज ही मैं डिस्कस कर रहा था हैंडलर के साथ, तो अभी लेवल 1 लेवल 2 का अनाउंसमेंट होगा, तो लेवल 3 का भी अनाउंसमेंट होगा, तो उसमें मैं इंक्लूड करूँगा। और मैं कैंडल वगैरह नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिकल टाइप के सजेशंस दूंगा, जो आपको मतलब इट विल गिव यू अ गुड टीचिंग, गुड लर्निंग एंड ठीक है, आपको मतलब अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली लेवल 3 में ये इंक्लूडेड है। लेवल 3 में एक्चुअली डिटेल में इंक्लूडेड है। यू वोंट बिलीव, लेवल 3 इज होल ऑफ फाइनेंस ओनली एंड ओनली। लेकिन मतलब B.Ed वेड के बच्चों को कहाँ जॉब रेडी स्किल और ये सब समझाओ, तो होता क्या है कि मतलब वो भोजपुरी में कहते हैं ना, हल दो बैल दो, फिर वो डंडा भी दो बच्चे को बैल को हाँकने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो होता क्या है कि वो हर चीज़ फिर वही चीज़ करने लगता है, तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत होती है। इसीलिए JRS के अनाउंसमेंट्स में थोड़ा डिले है, जॉब रेडी स्किल के अनाउंसमेंट में।
ठीक है, लेकिन अच्छा लगा जान के मुझे एटलीस्ट कोई है जो कर रहा है एंड मतलब ठीक है, चलिए ठीक है, आप एटलीस्ट आपका मार्केट में ट्रस्ट डेवलप हो रहा है विद टाइम। जैसे 6 महीने आप कर लियो ना, 1.5 साल 2 साल हो जाएगा, जैसे हम जैसे लोग हैं 5 साल 7 साल 10 साल उसमें समय दे चुके हैं, तो हम लोगों ने वो जो अप एंड डाउन जो तुम ग्राफ में देखती हो, मैंने उसको महसूस किया है, मैंने उसको जिया है। ठीक है, तो जैसे मान लो 2026 में हो, तो लेट से जब 2027 में देखोगे 28 में देखोगे, तुमको समझ में आएगा अरे उस समय डाउनफॉल क्यों हुआ था, ये राइज हुआ है तो कल को फिर ऐसा होगा, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू मेक गुड प्रॉफिट। एंड जैसे जैसे विद टाइम आगे बढ़ोगी तो होगा क्या कि जैसे मान लो तुम्हारी सैलरी है, तुम्हारी अर्निंग है, बढ़ेगी ही, तो इसका मतलब ये कि प्रॉफिट भी इंप्रूव होगा। बाकी आपने एक लाइब्रेरी वाला वो शेयर किया था ना मुझे, देखिए मुझे याद है, आई रिमेंबर, तो वो सब पे कुछ कभी सोचा दोबारा करने के लिए? हाँ सर सोचा था लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम है, वो भी सोचा था। और क्या कैनवा भी मैंने थोड़ा काफी एक्सप्लोर किया उसके बाद। एक्चुअली बीच में थोड़ा वही है, घर की फ्लक्चुएशन चल रही थी, अभी भी फादर हॉस्पिटल में है तो थोड़ा सा चल रहा है ये। अच्छा अच्छा, फैमिली और प्रॉब्लम फिर मेरे है, ऊपर ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ बाकी करूंगी मैं नहीं नहीं बाकी ठीक है अभी ठीक है। मतलब मुझे स्टार्टिंग में मैंने किया नहीं डिस्कस, वरना मेरा मन था कि मैं स्टार्टिंग में इस चीज को लेके करूँ डिस्कस, काफी सारे स्टूडेंट्स थे तो नहीं नहीं ठीक है हाँ यशिका, मेरा मन। ठीक है ठीक है, आई एम एनी टाइम ओपन टू दैट डिस्कशन। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, अगर कभी ऐसा रहे तो मैं श्योरली उसमें जो भी हो सकता है, और नहीं भी कोई जॉब रेडी स्किल का सेशन होगा, आप ऐसे भी आएंगी, कुछ ऐसा रहेगा तो आई विल सी टू इट, आई टेल यू कि कैसे वो सारा चीज़ करना है एंड हाउ यू कैन लाइक डू ग्रेट इन दैट। ठीक है, एटलीस्ट आप करना शुरू कर दिए तो आपको ये समझ में आ गया कि अच्छा दुनिया में कुछ ऐसा भी है जो चल रहा है, ठीक है, ये भी है जो हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितने मैंने जेआरएस के लिए पे किया था ना, उससे ज्यादा तो मैंने इसमें गेन कर दिया मतलब काफी अच्छा था। नहीं और नहीं फिर ठीक है ठीक है, लगता भी है स्किल्स कि का यही कुछ तो होता है, वही तो सेशंस ज्वाइन इन्वेस्टमेंट होता है कि कर। जितना पैसा आप लगाए हो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न बन के मिले, तो यही उद्देश्य तो यही होता है कि कोई बच्चा 5,000 रुपये खर्च कर रहा है, कोई कोर्स भी कोई बच्चा 5,000 का लेता है और वो सेलेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए तो 5 लाख का वैल्यू का है वो। ठीक है, सिलेक्शन हो जाए और चीज़ें पॉजिटिव वे में आ जाए तो वैल्यू तो उसकी बेटर रहती है। नहीं चलिए यशिका, ठीक है, गुड, बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड लक्ष्मी से बात होती है क्या आपकी? नहीं सर, मैंने उसको किया था टेक्स्ट की मेरी बात हो उससे, बट नहीं, उसने ज्वाइन भी नहीं किया, रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करी। माइट बी शी इज नॉट एक्टिव। मतलब पता नहीं, हाँ शायद, पता नहीं, मेरे को इसी रीजन से पूछना था कि क्या चल रहा है, जो भी उसका था कि उसने स्टार्ट किया है नहीं। फिर मेरा था कि उससे एक आध कुछ करती हूँ, मतलब मंगवाती हूँ। श्रेया मैम ने भी उसको कहा था कि मैं भी ऑर्डर करूंगी तो दिखाना। बाकी उसका एक पेज भी मतलब मैंने तो उसको फॉलो कर रखा है, तो इतना ज्यादा कुछ डाल भी नहीं रखा उसने। माइट या भी भी एक्टिवली एक्टिव काम नहीं है, नहीं कर हाँ। रही होगी, एक मिडिल क्लास बच्चा कहीं ना तो कहीं इसी बात में उलझा रहता है जी कि जी पहले वो जी, सरकारी हाँ नौकरी में जी सेलेक्ट होकर थोड़ा सा। साबित करेगा, फिर अपना काम शुरू करेगा। बल्कि मैंने उसको बोला भी था कि अगर तुम करती हो तो आई विल फंड हाँ आपने योर कहा था। आइडिया। ठीक है, मैंने ओपन ऑफर दे रखा था उसको, और वो करती तो मैं उसको पे करता, ठीक ठाक, आई वुड हैव पेड हम्म हर गुड अमाउंट। मतलब मैंने उसको यहाँ तक बोला था कि आप शुरू करिए, मैं हाँ 1 आपको लाख वन आपको तक, इनिशियल, हाँ जी कि 1 जी, लाख तो वो मैं तो आपको क्लास में इनिशियली आपने पे कहा कर था। दूंगा, और आप उसको अगर वो करती हैं तो आई विल फंड यू हम्म टिल 5 लाख। ठीक है, लेकिन अब वही बात है ना, उतना थोड़ा रिस्क एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं लेता है, बल्कि करे तो बहुत अच्छा चलेगा। हाँ अच्छा था उसका पूरा प्रोजेक्ट जो भी था, एंड करना चाहिए था इसमें से। एंड सोचिए जो आप 4-6 महीने करके आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो रहा है, सोचिए कि सर उसमें 5 साल से एक्टिवली मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, तो जितना जो मेरा प्रेजेंट टीचिंग प्रोफेशन है उससे ज़्यादा मैं वहाँ से भी अर्न करता हूँ। हम्म, ठीक है, एक क्योंकि मैं एक सक्सेसिव वे में, मतलब मैं एकदम, मेरा हर मंथ का है और मैं डे टू डे बेसिस पर चेक करता हूँ, डे टू डे बेसिस पर एकदम। हाँ जी, मैं भी डे टू डे हाँ अब तो मतलब एक हैबिट हाँ, ही कि बन गई, देखते मॉर्निंग रहते नोट हैं, कर वो उसको। देखते जी रहते हैं, जी। जितना ज़्यादा देखते हैं इन्फॉर्मेशन बढ़ता है, उससे ज़्यादा अर्निंग में बहुत हेल्प मिलता है, नॉलेज बहुत बढ़ता है, मार्केट में जो तमाम न्यूज़ चल रहा होता है वो सब समझ में आता है कि चल क्या रहा है। इट्स नॉट लाइक कि जस्ट पैसा लगा दिया तो प्रॉफिट के लिए, नॉलेज बहुत मिलता रहता है। ठीक है, आप टीचिंग फील्ड में आ रही हैं, जितना आपको ये सब नॉलेज रहेगा, कल कोई स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हो, सिखा रही हो, तो वहाँ भी बहुत कुछ सिखा पाओगी, बच्चों को सिखा पाओगी। ठीक है, तो जी। स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं बेटर करेगा तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, तो मतलब इट्स हम्म, अ गुड लर्निंग एक्चुअली। चलिए ठीक है, देखता हूँ मैं बहुत जल्द लेवल 3 भी अनाउंस करूँगा, आई सी टू इट कितना उसमें वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है यशिका, ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत जी सारी जी। शुभकामनाएं, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू।